गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 9। हमारे पाठ का नाम है जिनीवा। क्या नाम है पाठ का? जिनीवा। जिनीवा विश्व के सर्वाधिक महंगे शहरों में गिना जाता है। एक बार कार्यालय की ओर से हमें इस महंगे शहर में जाने का अवसर मिला। यद्यपि वहां जाने से हमारी जेब पर कोई अतिरिक्त खर्च पड़ने की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी नई जगह पर जाए और वहाँ की कुछ खास चीज़ों को न देखो तो उस जगह जाना बेमानी सी लगती है। इसलिए मैं केवल कार्यालय की बैठकों का हिस्सा न बनकर कभी कभी अपने मन की तृष्णा की भी तृप्ति कर लेता हूँ और जेब पर पड़ने वाले खर्च की परवाह नहीं करता। जिस शहर में जाना हो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जाने से पूर्व ही जुटा लेना एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे इस शहर के 3 प्रमुख भागों के बारे में पता चला। इस शहर का एक भाग काफ़ी पुराना है, जहाँ कई बैंक और बाजार हैं। दूसरे भाग में संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का जमावड़ा है। तीसरे भाग में यहाँ का आकर्षक जिनीवा की प्रसिद्ध झील है। जिनीवा जाने के लिए हम मुंबई से ज्यूरिख पहुंचे और वहां से जिनीवा के लिए उड़ान भरी। मुंबई में सीधे जिनीवा के लिए उड़ान नहीं भरी जा सकती, म्यूनिख होते हुए जिनीवा जाना पड़ता है या फिर ज्यूरिख से होते हुए। मुंबई से ज्यूरिख हवाई अड्डे पर पहुंचकर हमें जिनीवा की उड़ान के लिए मात्र 45 मिनट मिले थे। हमें अपने सामान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़े। स्विस एयर की कार्यप्रणाली इतनी सुगढ़ और सुव्यवस्थित थी कि हम जिनीवा जाने वाली फ़्लाइट 45 मिनट में आसानी से पकड़ सकें। स्विट्जरलैंड में मुख्य 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच, इतावली। जिनीवा की मुख्य भाषा फ्रेंच है। जिनीवा में संयुक्त राज्य का मुख्यालय होने के कारण यहाँ 150 से अधिक देशों के लोग रहते हैं। स्वागत कक्ष में जब एक एशियाई युवक को मलयाली लहजे में अंग्रेजी बोलते हुए पाया तो मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। उससे बातचीत करके मुझे फ्रेंच भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। उसने बताया कि फ्रेंच भाषा की एक खासियत है कि जैसा लिखते हैं वैसा बोलते बिल्कुल नहीं। जैसे कि लुसान एक शहर का नाम है, इसका उच्चारण लुसाने है। इसी तरह उई का आउची, पुई का पुली आदि। जबकि हमारी मातृभाषा में जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलने का नियम है। मैंने भाषा की इस विशेषता को समझने की कोशिश की, परंतु बैठक का ख्याल आते ही उसे जस का तस छोड़ दिया और जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करने के लिए चल दिए। जिनीवा में गर्मी के मौसम में सूर्यास्त 9 बजे के बाद होता है। बैठक के बाद जब हम होटल पहुंचे 6 बज चुके थे। हमने संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यालयों को देखने का मन बनाया और देखने के लिए निकल पड़े। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में सारे सदस्य देशों के झंडे फहरा रहे थे। भारत का झंडा देखकर हमने उसे सैल्यूट किया। संयुक्त राष्ट्र अपने भवन के कारण नहीं बल्कि अपने महत्व के कारण जाना जाता है। इसके मुख्यालय के बाहर एक अनोखा स्मारक है, एक विशालकाय कुर्सी जिसका एक पांव टूटा हुआ है। वह भूमिगत सुरंगों से होने वाले नुकसान की निशानी के तौर पर बनाया गया है। मुख्यालय से कुछ आगे यूनिसेफ और यूएनएड्स के कार्यालय थे। यूएनएड्स एड्स जैसी भयंकर बीमारी के मुकाबले बनाई गई संस्था है। WTO एक पुरानी इमारत में स्थित है। IPLO और ITU के सामने से गुजरते हुए हम विश्व मौसम संगठन के भवन के सामने जा पहुँचे। यह भवन कुछ खास था। इस भवन को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जिनीवा में सर्दियों में जमकर बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में तापमान 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसके बाद है आगे, संयुक्त राष्ट्र की बैठकें मुख्य 3 शहरों में होती है। वे शहर है जिनीवा, न्यूयॉर्क और वियना। प्रत्येक वर्ष लगभग 12,000 बैठकें जिनीवा में, 4,000 बैठकें न्यूयॉर्क में और लगभग 1,500 बैठकें वियना में होती हैं। जिनीवा में औसतन 40 बैठकें प्रतिदिन होती हैं। बैठकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के होटल, हवाई अड्डे तथा बैठक स्थलों तक आने जाने के लिए निःशुल्क ट्राम, बसें और रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। स्विस ट्रेन व्यवस्था बहुत ही महंगी है, टैक्सी तो इससे भी महंगी पड़ती है। शहर भर में घूमना तो बिल्कुल फ्री है, जबकि शहर से 60 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाने का किराया 50 फ्रैंक अर्थात लगभग 2,000 रुपये था। टैक्सी से 5 किलोमीटर जाने का किराया 700 रुपये चुकाया। तब जाकर हमें इसी शहर के महंगे होने का एहसास हुआ। जिनीवा की जनसंख्या लगभग 2.25 लाख है। दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। जिनीवा के आसपास के उपनगरों की जनसंख्या कुल मिलाकर 12 लाख है।
लगभग इतने ही पर्यटक यहाँ हर वर्ष आते, जबकि भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की जनसंख्या करोड़ों के आंकड़े को पार करती है। इसके बाद जिनी इसके बाद जिनीवा के मुख्य आकर्षक वहाँ की झील की सैर के लिए हमने एक क्रूज बोट ली। यह झील लगभग 75 किलोमीटर लंबी अर्थात 14 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील के किनारे पर जिनीवा और स्विट्जरलैंड तथा दूसरे किनारे पर फ्रांस है। इस झील से लगी आल्प्स पर्वत की श्रेणियां माउंट एवियन, माउंट ब्लॉक, जिन्हें वहाँ के उच्चारण के अनुसार मो एवियन और मो ब्ला बोला जाता है। झील का पानी एकदम साफ था, दोनों ओर हरे भरे किनारे और पीछे आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। झील की सैर करने के बाद हम शहर के बैंकों वाले भाग में जा पहुंचे। स्विस बैंक का नाम तो शायद सबने ही सुना होगा। भारत में तो ये बैंक नेताओं द्वारा काला धन जमा करवाने के नाम पर बहुत जोर शोर से उछलते हैं। हमने तो इन बैंकों को बाहर से देखकर ही आत्मसंतुष्टि कर ली, क्योंकि इन बैंकों के अंदर जाने की हैसियत हमारी नहीं थी। जो लोग रेल और टैक्सी के किराए के लिए जेब को टटोले, स्विस बैंक के अंदर भला क्या करेंगे। वहां से कुछ और आगे बढ़ा तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विज्ञापन के पोस्टरों में देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई। टेलीकॉम कंपनी हो या रेस्तरां, सबके सब गांधी जी की प्रसिद्धि को भुनाने में लगे थे। शायद उन्हें गांधी जी विश्वास के प्रतीक लगे, पर हमारे लिए तो वो राष्ट्रपिता हैं। अतः विज्ञापनों में महात्मा गांधी का चित्र किसी भी भारतीय नागरिक की समझ से परे है। हमने रात के लगभग 12 बजे एक भारतीय रेस्तरां में खाना खाया। वहाँ एक व्यक्ति के खाने का खर्च लगभग 3500 रुपये था। खाना खाकर हम होटल की ओर लौट चले। रात के 1 बजे भी जिनीवा में रौनक छाई हुई थी। दूसरे दिन दोपहर में हम हवाई अड्डे पर पहुंचे और स्वदेश की ओर रवाना हुए। मैम ने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, अच्छे से चैप्टर को डीपली पढ़ना है और देख, ठीक है बेटा। ओके, बाय क्लास।